हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन। लास्ट वीडियोस में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, देयर नोमेनक्लेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए। अब जो हमारे पास एल्केन मॉलिक्यूल है, इनका जर्नल फॉर्मूला भी नो CnH2n+2। ये मॉलिक्यूल सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मीन्स इसके सारे बॉन्ड्स, सारी वैलेंसी कंप्लीट है। सपोज मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे मीथेन है, कार्बन हमारी टेट्रावेलेंट होती है और 4 ग्रुप हमारे इसमें है अटैच्ड है। तो ये मॉलिक्यूल्स लेस रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कीन, एल्काइंस। वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, उनकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ये मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है, लेस रिएक्टिव है, बट फिर भी ये मॉलिक्यूल्स कुछ रिएक्शन शो करते हैं अंडर सम स्ट्रॉन्ग कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन। फर्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन वर्ड का मीनिंग है हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं। सपोज मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है X2, ये मेरी किसी भी जर्नल रिप्रेजेंटेशन है हैलोजन के लिए, वो मेरी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है। जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल, कोई भी एल्केन मॉलिक्यूल हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हाई टेम्परेचर, हमारे पास यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड हैलाइड प्लस HX बन जाता है। अगर मेरे पास हैलोजन एक्सेस में हो तो जो मेरा मिथाइल हैलाइड बना है वो अगले मॉलिक्यूल हैलोजन के साथ मिलके डाईहैलो एल्केन बना देता है। स्टिल मेरे पास हैलोजन एक्सेस में है तो ये मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल हैलोजन के साथ हमें ट्राई हैलोजन कंपाउंड दे देगा। फर्दर ट्राई हैलोजन कंपाउंड अगर हमारे पास हैलोजन एक्सेस में है तो हमारे पास यहाँ पे टेट्रा हैलाइड कंपाउंड आ जाता है। अगर मेरे पास हैलोजन एंड एल्केन लिमिट 1 स्टोइकियोमेट्री में तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट मोनो हैलोजनेटेड एल्केन होएगा। बट अगर मेरी हैलोजन एक्सेस में है तो उसकी सारी एल्केन की हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगी मेरे पास हैलोजन से और मेरे पास टेट्रा हैलोजन कंपाउंड्स आ जाएंगे। अब हमारे पास जो फ्लोरीनेशन है, फ्लोरीनेशन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। उस केस में हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड भी रप्चर हो जाते हैं। सपोज मेरे पास इथेन है, अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करती हूँ, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट तो मेरे को पता है ना, मेरा ये बनेगा मोनोफ्लोरिनेटेड इथेन। उसके साथ मेरे कार्बन कार्बन बॉन्ड की रप्चरिंग भी हो जाती है और मेरे पास मिथाइल फ्लोराइड भी बन जाएगा। ऐसे अगर मेरे पास प्रोपेन मॉलिक्यूल है तो उस केस में मेरे पास सपोज मैं क्लोरीनेशन करूँ तो मेरे पास मिक्सचर ऑफ 1 और 2 क्लोरोप्रोपेन आएगा। ये हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों पॉसिबल है। पहले हम हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। जो मेरे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो 3 स्टेप्स में होती है। 3 स्टेप्स में होती है मेरे पास। इट इज मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, चेन इनिशिएशन। मीन्स मेरी चेन रिएक्शन शुरू हो रही है, इनिशिएट हो रही है। इस स्टेप में मेरे पास हैलोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हाई टेम्परेचर पे मेरा 523 से 673 केल्विन होता है, हैलोजन रेडिकल बनता है। हैलोजन रेडिकल बना, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास होता है चेन प्रोपेगेशन। मेरी चेन रिएक्शन प्रोपेगेट होती रहती है। हैलोजन फ्री रेडिकल, एल्केन मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम सिंपलेस्ट एग्जांपल मीथेन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्रोजन
एल्केन से एब्स्ट्रैक्ट होके CH3 रेडिकल बनेगा, साथ में मेरे पास HCl बच जाता है। चेन प्रोपिगेशन का अगला स्टेप CH3 रेडिकल अगले मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ क्रॉसपॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड दे देता है, साथ में क्लोरीन रेडिकल। अब मेरे पास फिर से क्लोरीन रेडिकल आ गया, तो ये वाला स्टेप मेरा प्रोपिगेट होता रहता है। ये दोनों स्टेप्स रिपीट होते रहते हैं टिल ऑल ऑफ क्लोरीन या ऑल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएं। अगर मेरे पास क्लोरीन एक्सेस में क्लोरीन रेडिकल बना, सारी मीथेन कंज्यूम हो चुके, क्लोरीन रेडिकल मेरा मिथाइल क्लोराइड के साथ, अगर मेरे पास क्लोरीन एक्सेस में है तो मेरा जो क्लोरीन रेडिकल है मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। फिर मेरे पास अगेन क्या स्टेप होएगा, CH2Cl रेडिकल एंड HCl। CH2 रेडिकल क्लोरीन के साथ CH2Cl2 प्लस क्लोरीन रेडिकल दे देगा। अगेन क्लोरीन रेडिकल अगर मेरा सारा ही मिथाइल हैलाइड कंज्यूम हो गया, इसके साथ रिएक्ट करके मुझे ट्राई हैलोजन एल्केन दे देगा, फिर टेट्रा हैलोजन। बट अगर मेरा क्लोरीन एक्सेस में नहीं है तो मेरे पास ये रिएक्शन ये 2 स्टेप्स में ही प्रोपिगेट होती रहेगी। नेक्स्ट, जब मेरा सारा हैलोजन एंड सारी एल्केन कंज्यूम हो जाती है तो मेरे पास फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके चेन टर्मिनेशन स्टेप देते हैं, मींस रिएक्शन को रोक देते हैं। चेन टर्मिनेशन में मेरे पास 2 क्लोरीन रेडिकल कंज्यूम हो सकते हैं, एक क्लोरीन रेडिकल मिथाइल रेडिकल के साथ कंज्यूम होकर रिएक्शन स्टॉप कर सकता है, 2 मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्ट करके इथेन दे दिया, कंज्यूम हो सकते हैं। तो ये मेरे पास फ्री रेडिकल जो रिएक्शन हो रही थी, जब क्लोरीनेशन कंप्लीट होगी उसके बाद ये मेरी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। अब हमारे पास एविडेंसेस कौन कौन सा हमारे पास प्रूफ है कि ये रिएक्शन थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ये रिएक्शन हमारी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, हाई टेम्परेचर पे होती है। हाई टेम्परेचर भी हमारे पास 5 के आसपास है, से लेके 670 केल्विन होता है। अगर मेरी रिएक्शन इतने हाई टेम्परेचर पे होती है तो इस टेम्परेचर पे जो मेरा क्लोरीन है फ्री रेडिकल में स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। सेकेंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ, हम कह रहे हैं हमारी रिएक्शन हो रही है हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर मेरी रिएक्शन लाइट में होती है, जो लाइट के फोटोन्स है वो फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स है। अगेन ये मेरी रिएक्शंस इन द प्रेजेंस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। देन उसके बाद ये रिएक्शन के केस में अगर हम लाइट या हाई टेम्परेचर नहीं यूज़ करते, टेट्राइथाइल लेड यूज़ करते हैं। टेट्राइथाइल लेड मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एट 415 केल्विन पे इथाइल रेडिकल दे देता है, फ्री रेडिकल हो गया। तो उस केस में मुझे लाइट और हाई टेम्परेचर ये वाला भी नहीं चाहिए, मैं रिएक्शन मिक्सचर में टेट्राइथाइल लेड डाल दूँ एंड साथ में ये टेम्परेचर कर दूँ, मेरे पास इथाइल रेडिकल है। एक बार एक रेडिकल आ गया, मेरी रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ये इथाइल रेडिकल क्लोरीन के साथ इथाइल क्लोराइड, साथ में क्लोरीन रेडिकल आ गया तो मेरी रिएक्शन शुरू हो जाएगी और मेरी रिएक्शन चलती रहेगी। देन उसके बाद ये रिएक्शन की क्वांटम यील्ड वेरी हाई है। क्वांटम यील्ड हाई का क्या मतलब है, एक फोटोन ऑफ लाइट मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा देते हैं। क्वांटम यील्ड किसी भी रिएक्शन की होती है नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ लाइट फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। हमें इस रिएक्शन में लाइट चेन इनिशिएशन के लिए चाहिए। एक बार मेरे पास एक फ्री रेडिकल बन गया तो मेरे पास चेन प्रोपेगेशन वाला स्टेप कंटिन्यू होता रहता है। तो एक फोटोन ऑफ लाइट मेरे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट बना देता है, मीन्स इस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड वेरी हाई होगी। अगेन ये तभी पॉसिबल है अगर फोटोन्स ऑफ लाइट ने फ्री रेडिकल दे दिया, वो फ्री रेडिकल आगे
रिएक्शन प्रोपिगेट करता रहता है, मीन्स ये रिएक्शन मेरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनहिबिटर ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। अगर मैं कोई भी फ्री रेडिकल इनहिबिटर डालूंगी, फ्री रेडिकल इनहिबिटर मीन्स वो रिएक्शन को स्टॉप कर दे। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास किसी भी फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके परऑक्सी रेडिकल दे देते हैं जो कि चेन रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। अब इस रिएक्शन में अगर मैं ऑक्सीजन ऐड कर देती हूँ तो मेरी जो रिएक्शन है स्टॉप हो जाती है। फ्री रेडिकल इनहिबिटर डाल रही हूँ तो रिएक्शन स्टॉप हो रही है। अगेन इट इंडिकेट्स ये रिएक्शन थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। अगर हमारे पास अलग अलग हैलोजन है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सब में से हमारे पास सबसे इजीली रिएक्शन फ्लोरीन के साथ होती है, क्लोरीन के साथ उससे कम, ब्रोमीन के साथ उससे कम और आयोडीन के साथ सबसे लीस्ट इजीली होती है। इट मीन्स हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन विद डिफरेंट हैलोजन हमारे पास ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो जाता है। अब हमारे पास ये ऑर्डर हमारा किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो ये रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या होता है। फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है हैलोजन का। सेकेंड स्टेप है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन में हमारे पास एक्स रेडिकल मीथेन के साथ हमें HX दे देता है एंड साथ में मिथाइल रेडिकल। ये मिथाइल रेडिकल हमारा अगले मॉलिक्यूल हैलोजन के साथ मिथाइल हलाइड देता है प्लस एक्स रेडिकल देता है। एक्स रेडिकल ये वाली हमारी चेन प्रोपेगेट होती रहती है जब तक हमारा सारे एल्केन या सारा हैलोजन रिएक्ट नहीं कर पाता। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। फ्लोरीन के केस में हमारी डिसोसिएशन एनर्जी 159 के आसपास है किलोजूल। क्लोरीन के केस में हमारे पास ये वैल्यू 242.5 के आसपास है। इन केस ऑफ ब्रोमीन हमारे पास ये वैल्यू 192 के आसपास है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड आयोडीन के केस में हमारे पास ये वैल्यू 151। अगर हमारे पास ये वाला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता तो हमारे पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिस केस में सबसे कम वैल्यू वो सबसे ज़्यादा मीन्स आयोडीन फॉलोड बाय फ्लोरीन देन ब्रोमीन एंड क्लोरीन। बट एक्चुअल में हमारे पास फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, आयोडीन लीस्ट इजीली है। तो इट मीन्स हमारा ये वाला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या था, चेन प्रोपेगेशन का हमारे पास HX एंड मिथाइल रेडिकल बनता है। चेन प्रोपेगेशन का अगला स्टेप हमारे पास मिथाइल रेडिकल X2 के साथ मिथाइल हलाइड प्लस X रेडिकल देता है। हमारा जो थर्ड स्टेप है उस केस में हमारे पास डेल्टा H यहाँ पे 292 वैल्यू मीन्स एक्सोथर्मिक हो गया प्रोसेस। ये 108 है क्लोरीन के केस में, यहाँ पे ब्रोमीन के केस में 100 है और यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू कंपैरिजन करूँ ये दोनों स्टेप्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम है। बट हमारे पास तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो हमारा ये वाला स्टेप भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है। देन हमारे पास सेकेंड स्टेप फ्लोरीन के केस में हमारे पास ये वैल्यू -33, क्लोरीन के केस में एंडोथर्मिक है 4 किलो कैलोरी वैल्यू, यहाँ पे 67 एंड यहाँ पे 138 वैल्यू है हमारे पास। अब इस केस में हमारे पास क्या है, ये अकॉर्डिंग टू ऑर्डर है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा देन क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और हमारी ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियसली प्रोपिगेट होते रहते टिल हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो हमारे पास जो इस केस में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ये दोनों वैल्यूज़ के ओवरऑल यील्ड है। इस केस में मेरी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 400 समथिंग आ जाएगी। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ मेरे पास -420 समथिंग वैल्यू आ जाएगी, 23 के आसपास आ जाएगी। सॉरी
25 के आसपास। इस केस में मेरे पास 104, इस केस में -33 इन दोनों स्टेप्स की वैल्यू, और इस केस में मेरा एक्सोथर्मिक होएगा। यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 54 के आसपास। तो ये वैल्यूज, ये हाईली एक्सोथर्मिक हो गया, मीन्स सबसे इजीली जाता है। देन एक्सोथर्मिक, अगेन एक्सोथर्मिक, वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये दोनों स्टेप्स की वैल्यू मीन्स ये दोनों फैक्टर्स की वैल्यू, दोनों स्टेप्स की डेल्टा एच कंबाइंड मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन एक्सप्लेन करती है। देन उसके बाद हमारे पास और एक फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस स्टेप। एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होती है? मेरा कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सपोज कन्वर्ट हो रहा है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट, इतनी मुझे एनर्जी चाहिए। अगर मेरे पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी तभी मेरा रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस केस में लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, उस केस में ट्रांजिशन स्टेट इजीली आ जाएगी, प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास फ्लोरीन के केस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 1 to 2 किलो जूल है, मीन स्मॉल वैल्यू इजीली मेरे पास प्रोडक्ट में बनता है, कन्वर्ट होता है। क्लोरीन के केस में मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 17 किलो जूल है। ब्रोमीन के केस में मेरी वैल्यू 75 किलो जूल है। एंड आयोडीन के केस में मेरे पास वैल्यू 138 किलो जूल है। अगेन ये वैल्यूज में मेरी उसी ऑर्डर में आ रही है। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी सबसे फास्ट रिएक्शन है, मीन्स फ्लोरीन के केस में सबसे रिएक्टिव हो गया, क्लोरीन के केस में उससे कम, ब्रोमीन के केस में उससे कम, और इस केस में हाईली एंडोथर्मिक वैल्यू हो गया। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है कुलेयन फ्रीक्वेंसी। कुलेयन फ्रीक्वेंसी में हमारे पास इन केस ऑफ क्लोरीनेशन, अगर हमारा मीथेन एंड क्लोरीन का कुलेयन हो रहा है, हमारे पास 1 out of 40 कुलेयन प्रोबेबिलिटी होती है। ब्रोमीन के केस में हमारे पास 1 out of 10 मिलियन कुलेयन, एंड आयोडीन के केस में 1 out of 10⁻12। इस केस में कुलेयन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दैट्स वाई मेरी रिएक्शन इस केस में फास्ट है, और इस केस में सबसे कम है आयोडीन के केस में, तो मेरे पास रिएक्शन लीस्ट इजीली होती है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं हैलोजिनेशन की रिएक्शन देखूं, मेरे पास क्या हो रहा है, मीथेन हैलोजन, मुझे CH3H+, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, HCl, और जर्नल रिएक्शन मेरे पास क्या होगी, HX हो गया। यहाँ पे मेरे पास हैलोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जिस केस में मेरे पास हैलोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वो बॉन्ड इजीली बन जाएगा। और मेरे पास HF, HCl, HBr एंड HI के केस में बॉन्ड स्ट्रेंथ, HF के केस में हमारी 569 किलो जूल के आसपास है, HCl में 430 किलो जूल, यहाँ पे 368 और यहाँ पे 297 किलो जूल है। जिस केस में मेरे पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है वो मेरा इजीली फेवर होगा। अकॉर्डिंग अगेन ये डाटा भी मेरा इंडिकेट कर रहा है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन सबसे इजीली होगी, फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सारे फैक्टर्स से हम इजीली प्रेडिक्ट कर देते हैं मेरा जो रेट ऑफ हैलोजिनेशन है फ्लोरीन की, ये इसमें सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन हमारे पास आयोडीन है। ये हमारे पास रेट है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वर्ड का क्या मीनिंग है? ओरिएंटेशन से हमारे पास अगर किसी मॉलिक्यूल में मोर देन 1 रिएक्टिव साइट है, दैट मीन्स हमारे मॉलिक्यूल में 2 रिएक्टिव साइट्स हैं, दोनों रिएक्टिव साइट्स पे रिएक्शन कितनी होएगी एंड दोनों प्रोडक्ट कितनी परसेंटेज में बनेंगे। दैट मीन्स सबसे पहला फैक्टर है कि मेरी दोनों रिएक्टिव साइट में वेयर रिएक्शन अकर्स। सेकेंड है परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज ऑफ बोथ प्रोडक्ट। तो
जिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन मेरे पास जो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा मेरी रिएक्शन की, वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन हो जाएगी। अब हमारे पास एक एग्जांपल है इथेन की। इथेन की केस में मेरे पास अगर मैं क्लोरीनेशन कर रही हूँ, एक मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। दोनों हाइड्रोजन में से कौन सी कितने % एब्स्ट्रैक्ट होगी, कितनी इजीली एब्स्ट्रैक्ट होगी, क्या उनका रेट होगा एब्स्ट्रैक्शन का, दोनों प्रोडक्ट मेरे कितने % में बनेंगे, वो मेरे पास ओरिएंटेशन हो जाएगी। ये एग्जांपल डिस्कस करने से पहले हम एक 2 रिएक्टेंट का मिक्सचर ले रहे हैं, मीथेन एंड इथेन का। यहाँ मेरी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ मेरी 6 हाइड्रोजन है। मैं दोनों के केस में क्लोरीनेशन कर रही हूँ, मेरे पास दोनों केस में एक एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। दोनों प्रोडक्ट में जो मेरे पास इथाइल क्लोराइड की रेशो है वो मेरे पास 400 पार्ट्स बन रहा है और ये मेरा जस्ट 1 पार्ट बन रहा है। मीन्स दोनों मेरी हाइड्रोजन के नंबर के रेशो से अगर मैं प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करूं, मेरे पास ये प्रोडक्ट 6:4 रेशो बनना चाहिए। किस बेसिस पे? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट एक्चुअल में प्रोडक्ट मेरा 1 पार्ट और ये 400 पार्ट बन रहा है। यहाँ पे मेरी रेशो ये 3:2 आई, यहाँ पे मेरे पास 400:1 आई। मीन्स ये वाला मेरा 260 टाइम्स इजीली प्रोडक्ट बनता है, इजीली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं हाइड्रोजन। मेरे पास अगर मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे करती हूँ, मेरे पास रेशो 3:2 आनी चाहिए। बट एक्चुअल में मेरे पास जो रेशो है 400:1 आ रही है। दैट मीन्स ये वाली हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्शन मेरी 400×2×3। दैट मीन्स मेरे पास रिएक्टिविटी ये वाली हाइड्रोजन की 260 टाइम ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसकी। तो हमारे पास जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोबेबिलिटी, कलेयन फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो हमारा सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या है? कलेयन फ्रीक्वेंसी। कलेयन फ्रीक्वेंसी हमारे पास Z से डिनोट हो रही है। मेरे कितने मॉलिक्यूल्स कलाइड हो गए। सपोज मेरे पास यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इथेन की, ये प्रोपेन की क्लोरीनेशन। प्रोपेन की क्लोरीनेशन में मेरे पास एक तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, दूसरा मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब प्रोपेन के केस में ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर मैं सबसे पहला फैक्टर क्लेयन फ्रीक्वेंसी देखूं, क्लेयन फ्रीक्वेंसी में मेरे पास ये मॉलिक्यूल इसके साथ कलाइड कर रहा है, चाहे मेरे पास 1 वाला प्रोडक्ट बने चाहे 2 वाला प्रोडक्ट बने। दैट मीन्स 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन में मेरे पास सेम क्लेयन फ्रीक्वेंसी होगी। दैट मीन्स जो मेरा दोनों प्रोडक्ट कितने % बन रहे हैं उसमें क्लेयन फ्रीक्वेंसी हमारा अफेक्ट नहीं करेगी। देन उसके बाद हमारे पास है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ हम हाइड्रोजन देखते हैं। इस केस में मेरे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अगर मेरा प्रोबेबिलिटी फैक्टर रेट डिटर्मिनिंग हो, मेरे रेट ऑफ रिएक्शन % ऑफ बोथ प्रोडक्ट करे डिसाइड, तो मेरे पास दोनों प्रोडक्ट की रेशो प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है, तो मेरे दोनों प्रोडक्ट 3:1 रेशो में आना चाहिए। इस केस में मेरे जो दोनों प्रोडक्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, वो मेरे पास 45:55 रेशो में आते हैं। मीन्स मेरे पास जो प्रोडक्ट है एक्चुअल में यहाँ पे 45-55% में आते हैं।
अगर मेरे दोनों प्रोडक्ट 45 to 55% में आते हैं तो मेरे पास, मैं कह सकती हूँ दोनों 1:1 रेशियो में, प्रोबेबिलिटी फैक्टर के बेसिस पे मेरी रेशियो 3:1 होनी चाहिए, बट एक्चुअली में 1:1 आ रहे हैं। तो मेरा जो थर्ड फैक्टर है एनर्जी फैक्टर, मेरे पास क्लायन फ्रीक्वेंसी नहीं डिसाइड करती, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरे पास प्रोडक्ट 3:1 रेशियो में आना चाहिए, 1 वर्सेस 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन है। एनर्जी फैक्टर के बेसिस पे अभी हम डिस्कस करते हैं, और एक्चुअल में प्रोडक्ट मेरे पास 1:1 रेशियो में, तो एनर्जी फैक्टर 2 के लिए 3 टाइम्स हो गया, 1 के लिए 1 हो गया, तो मेरे पास एनर्जी फैक्टर की रेशियो 1:3 होगी। मींस मेरे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है 2 क्लोरो की मेरी स्मॉल वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू तो इजीली प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगा, 1 के लिए मेरी वैल्यू लेस होगी तो मेरा लेस इजीली बनेगा, तभी मेरे पास ये 1:1 रेशियो में आएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी फैक्टर है, एक्टिवेशन एनर्जी है, वो डिसाइड करती है मेरे पास प्रेफरेबली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे बहुत सारे रिएक्टेंट में क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन स्टडी करी गई। जो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन के लिए हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन रेट 1:3.8:5 होता है। फॉर ब्रोमिनेशन के लिए हमारे पास ये वैल्यू 1682:1 होती है फॉर टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये एक्सप्लेन कर पाएंगे। सबसे पहले हम वही एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन की। प्रोपेन की अगर मैं क्लोरीनेशन करती हूँ, मेरे पास परसेंटेज या रेशियो ऑफ 1 क्लोरो प्रोपेन अपॉन रेशियो ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन हमने यहाँ पे निकालनी है। हमारे पास कोई भी दो प्रोडक्ट की रेशियो ऑफ 1 प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो भी हमारे पास 1 वाली है, नंबर ऑफ सेकेंड उसकी हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 वाली हाइड्रोजन की, रिएक्टिविटी ऑफ 2 हाइड्रोजन की। अब मेरे पास 1 क्लोरोप्रोपेन का में प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर 6 है, सेकेंडरी का 2 है, नंबर ऑफ प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। क्लोरीनेशन के लिए मेरे पास रिएक्टिविटी 1 है, 1 क्लोरोप्रोपेन के लिए, प्राइमरी हाइड्रोजन की, सेकेंडरी की 3.8 है। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू ये आ गई, मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, 7.6 आ गई। मेरे पास परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन की क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 अपॉन टोटल, दैट इज 6 + 7.6। इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 45% आ जाएगी। देन उसके बाद परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन है, उस केस में मेरे पास इसकी परसेंटेज 7.6 है, ये टोटल मेरे पास 13.6 है। ये वैल्यू मेरी सॉल्व करके परसेंटेज 55% आ जाएगी। ऐसे अगर मैं प्रोपेन की ब्रोमिनेशन करती हूँ, मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन सकता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, रेशियो ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन अपॉन 2 ब्रोमो प्रोपेन।
मेरे पास यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन 2, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन फॉर ब्रोमिनेशन 1, रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन फॉर ब्रोमिनेशन 82 थी ना हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे हमने डिस्कस करा था रिएक्टिविटी एब्स्ट्रैक्शन की। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास 6 × 164 हो गया, तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन 6 अपॉन टोटल 170 आ गया। फिर मैंने इसे सॉल्व करा, ये वैल्यू मेरी अप्रॉक्सीमेटली 3.5% आ जाएगी। परसेंटेज ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन मेरे पास 164 अपॉन 170 टोटल इंटू 100, ये मेरी 96.5% आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास दोनों ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट की रेशो आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड है, टू मिथाइल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन कंपाउंड है। इस केस में क्लोरीनेशन में मेरे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। दूसरा प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन कर रही हूँ, एक प्रोडक्ट मेरे पास ये बन गया। सेकेंड प्रोडक्ट मेरे पास ये वाला बन गया, इट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन है इसका नेम। नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन 9, नंबर ऑफ टर्शरी हाइड्रोजन 1, क्लोरीनेशन की रिएक्टिविटी फॉर प्राइमरी हाइड्रोजन 1, क्लोरीनेशन की रिएक्टिविटी फॉर टर्शरी हाइड्रोजन 5 हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 9:5 आ गई मेरे पास वैल्यू। परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन मेरे पास वैल्यू होगी 9/14 इंटू 100। इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ गई 900/14, 66 आ गया मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली, 60 नहीं सॉरी 64 पॉइंट समथिंग आ गई, दैट इज 64%। परसेंटेज ऑफ मेरे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या आ जाएगी, 5/14, 500/14, ये वैल्यू आ गई मेरी 36% के आसपास आ गई। ये मेरा क्लोरीनेशन के लिए था। ब्रोमिनेशन के लिए मेरी परसेंटेज क्या होगी, ब्रोमिनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, मेरे पास ब्रोमिनेशन पे क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, रेशियो ऑफ 1 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन हमारे पास क्या आ जाएगी, अपॉन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन 9 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन 1 है, यहाँ टर्शरी हाइड्रोजन है। रिएक्टिविटी प्राइमरी हाइड्रोजन की ब्रोमिनेशन के लिए 1 है, टर्शरी की 1600 है, तो रेशियो मेरे पास 9/1600 है। 9/1600 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज ऑफ 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन की मेरे पास वैल्यू 9/1600 9 आ गई।
इसे अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ 900 अपॉन 1609 आ गई। ये वैल्यू मेरी लेस देन 1% आ रही है। परसेंटेज ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन मेरे पास आ जाएगी 1600 अपॉन 1619। ये वैल्यू मेरी मोर देन 19% आ जाएगी। तो इस तरह मैं परसेंटेज फाइंड आउट कर लूँगी इसे सॉल्व करके। तो अब हमारे पास अगर हम रिएक्शन डिस्कस करें क्लोरीनेशन के केस में मेरे पास प्राइमरी की रेशो ज़्यादा आ रही है या सेकेंडरी की ज़्यादा आ रही है टर्शियरी के कंपैरिजन में, रिएक्टिविटी आप कह सकते हो ज़्यादा है, और ब्रोमिनेशन के केस में मेरे पास सेलेक्टिविटी ज़्यादा है। विच मीन्स नेक्स्ट हमारे पास टर्म है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। जो मेरे पास जिस केस में रिएक्टिविटी मोर है, मोर इज द रिएक्टिविटी, लेसर इज सेलेक्टिविटी, और वाइस वर्सा मीन्स मोर इज सेलेक्टिविटी, lesser will be reactivity। मीन्स ये कैसे हमारा पॉसिबल है, इस टर्म को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब मैं क्लोरीनेशन कर रही हूँ मेरे पास जो रिएक्शन है थ्रू ट्रांजिशन स्टेट हो रही है। सपोज एल्केन मेरी क्लोरीन रेडिकल के साथ ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है और ये बॉन्ड मेरा फॉर्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहले क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आ गया, मेरे पास आर रेडिकल प्लस HCl बन गया। अगर मैं ब्रोमिनेशन कर रही हूँ मेरे पास ये क्लोरीन है रेडिकल, मेरे पास RH बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, HBr बनना शुरू हो गया, एट द एंड आर रेडिकल प्लस Br मेरे पास HBr बन गया। अब इस केस में मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू स्मॉल है। इन केस ऑफ क्लोरीनेशन लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट इजीली बन जाती है और अर्ली ट्रांजिशन स्टेट मेरी अप्रोच कर जाती है। उस वजह से मेरे पास स्टेबिलिटी जो मेरे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रेडिकल की स्टेबिलिटी को टर्शियरी रेडिकल मोर स्टेबल होते देन सेकेंडरी देन प्राइमरी रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये मेरा। तो क्लोरीनेशन के केस में मेरे पास रेडिकल करेक्टर बना ही नहीं होता, तो रिएक्टिविटी मेरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन से आ जाती है। तो मेरे पास उस केस में जितने जो हाइड्रोजन के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट बन जाता है। ब्रोमिनेशन के केस में मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट लेट आती है, तब तक मेरी ट्रांजिशन स्टेट रेडिकल करेक्टर अटेन कर चुकी होती है। तो इस केस में जो मेरे पास रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट हमारा उस अकॉर्डिंग आता है। तो जो टर्शियरी वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अमाउंट में आता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो हमारे पास क्लोरीनेशन के केस में मोर रिएक्टिविटी है, लेसर सिलेक्टिविटी है। ब्रोमिनेशन के केस में मोर सिलेक्टिविटी है, लेसर रिएक्टिविटी है। तो ये हमारे पास हैलोजिनेशन के केस में रेट था, हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बन रहा है। देन हमारे पास क्लोरीनेशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इस मॉलिक्यूल की नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन अगर मैं एल्केन कंपाउंड का करती हूँ विद नाइट्रिक एसिड, मेरे पास नाइट्रो एल्केन बन जाती है। हायर एल्केन्स के केस में मेरे पास नाइट्रो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं क्योंकि मेरे पास बॉन्ड क्लीवेज भी हो जाता है। तो इस केस में मेरे पास अगर मैं नाइट्रेशन करती हूँ मिक्सचर ऑफ नाइट्रो एल्केन आता है।
लाइक मेरे पास नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन, क्योंकि मेरा जो नाइट्रिक एसिड है वो बॉन्ड क्लीवेज भी कर देते हैं, नाइट्रोइथेन नाइट्रोप्रोपेन मिक्सचर हो जाता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम इस कोई भी एल्केन मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसकी अगर हम सल्फोनेशन करेंगे तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्केन की, सपोज मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल है, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे बर्न करते हैं। अगर मेरी ऑक्सीजन एक्सेस में है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड वाटर बन जाता है, प्लस हीट एंड लाइट इवॉल्व होती है। अगर मेरे पास लिमिटेड अमाउंट है, उस केस में मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनता है कोई भी एल्कीन मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। हमारे पास मीथेन गैस है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ट्यूब। हमारे पास यहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर है 475 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो हमारे पास यहाँ पे मिथेनॉल मॉलिक्यूल बनता है। ऐसी मीथेन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम कैटालिस्ट MO2O3 हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर उसके बाद क्रैकिंग और तुम कह सकते हो डिकम्पोजिशन। मेरे पास जो थर्मल क्रैकिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मेरा जो कोई भी एल्केन है हायर एल्केन, सपोज मैं यहाँ पे इथेन प्रोपेन लेती हूँ, इस केस में मेरे पास एक एल्केन बनेगी और दूसरी एल्कीन मॉलिक्यूल बनेगा। दैट इज मेरे पास या तो इथीन प्लस मीथेन बन जाएगा। ऐसे अगर ये मेरी हीट की प्रेजेंस में होगी, कैटालिटिक क्रैकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हो जाएगी हमारी। उस केस में हमारे पास कैटालिस्ट डिफरेंट यूज होंगे। अगेन उस केस में भी हमारे पास एक एल्कीन और एल्कीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में मेरे पास सपोज हेक्सेन मॉलिक्यूल है 2 3 4 5 6 हेक्सेन मॉलिक्यूल की अगर हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड एल्मीना के साथ रिएक्शन करें एट 770 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर, मेरे पास बेंजीन रिंग बन जाती है। और अगर मेरी हेप्टेन मॉलिक्यूल हो सिमिलर कंडीशंस में, मेरे पास टोलुइन बन जाता है। देन उसके बाद हमारे पास है इंटरकन्वर्जेंस ऑफ एल्केन। इंटरकन्वर्जन है एक एल्केन से दूसरी एल्केन बनाना। सपोज मैंने मीथेन से इथेन बनाना है, मीथेन से इथेन बनता है मेरा। मीथेन से मैं इथेन कैसे बनाऊं, इसकी मैं क्लोरीनेशन कर दूं, मेरे पास मिथाइल क्लोराइड आ जाएगा और इन 2 मॉलिक्यूल्स की मैं वर्ड्स रिएक्शन कर दूं तो मेरे पास इथेन आ जाएगा। ऐसे मैं इथेन से प्रोपेन कैसे बना सकती हूँ, इथेन से प्रोपेन अगर मुझे बनाना है, सबसे पहले मैं इथेन से क्लोरीनेशन करके इथाइल क्लोराइड बनाऊंगी। इथाइल क्लोराइड बना के उसकी मैं कोरेहाउस रिएक्शन कर दूंगी। मीन्स
R2CuLi, तो मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग प्रोपेन बन जाएगा। ऐसे अगर मुझे इथेन से मीथेन बनाना है, हायर से लोअर बनाना है, इस केस में मैं क्या रिएक्शन करूँगी? मैं सबसे पहले इथेन मॉलिक्यूल लूँगी। इथेन मॉलिक्यूल की क्लोरीनेशन करी हमने, इथाइल क्लोराइड बना, उसकी मैंने हाइड्रोलिसिस करी, एक्वस NH के साथ करा, एल्कोहल बने, उस एल्कोहल की मैंने ऑक्सीडेशन करी, मेरे पास एसिटिक एसिड आ गया। एसिटिक एसिड की मैंने सोडियम सॉल्ट बना के मैंने डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कर दी। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अगर मैं इन द प्रेजेंस ऑफ इसका सोडियम सॉल्ट है, दैट मीन्स बेस के साथ ट्रीट करा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह मैं इंटर कन्वर्जन कर सकते, लोअर से हायर में भी, हायर से लोअर के केस में भी।